बीकॉम पार्ट 1 EFM। इसका आज हम सेकंड पेपर शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर में हम 3 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। जो फर्स्ट पेपर था हमारा था बिजनेस इकोनॉमिक्स, और सेकंड पेपर है हमारा इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। इसकी हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं। बैंक परिभाषा एवं कार्य, बैंक डेफिनेशंस एंड फंक्शंस। बैंक किसे कहते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि बैंक शब्द का उद्गम इटालियन शब्द बैंकों से हुआ है। इस मत के अनुसार प्राचीन काल में इटली में बैंकों शब्द का अर्थ बेंचों पर बैठकर मुद्रा बदलने से था। उस समय जितने भी इटली के सर्राफ और व्यापारी या सुनार थे, वो बेंचों पर बैठकर मुद्रा परिवर्तन का कार्य करते थे, और कोई भी व्यक्ति इनसे अपनी इच्छा के अनुसार मुद्रा चेंज करवा सकता था। और सेकंड मत के अनुसार जो बैंक शब्द है वो जर्मन भाषा के बैंक शब्द से बना है। इसका तात्पर्य एक ऐसे फंड से है, और यह कहा जाता है कि सन 1171 में वेनिस राज्य में जिस समय आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, तो उससे मुक्ति पाने के लिए वहां के राजा ने जनता से ऋण लिया था, और इस ऋण कोष के लिए BANC बैंक शब्द काम में लिया जाता था। और बाद में जो यही शब्द बना था वो बैंक के रूप में परिवर्तित हो गया, जहां हम इसे लिखते हैं BAN बैंक के रूप में लिखते हैं। लेकिन यदि हम आधुनिक बैंकों की बात करें तो आधुनिक बैंक का जो प्रारंभ है वो सन 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के साथ ही हुआ है। यह बैंक आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की सबसे प्राचीन इकाई माना जाता है, और 18वीं शताब्दी में तो बैंकिंग क्षेत्र में जो जॉइंट सेक्टर कंपनीज थी, उन्होंने इसमें एंट्री की, जिनमें सीमित दायित्व की मान्यता देने से इनके नियमन और नियंत्रण के भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे। अब हम पढ़ेंगे इसमें बैंक का अर्थ एवं परिभाषा। बैंक का तात्पर्य उस संस्था से होता है जो जनता से जमाए के रूप में तो धन स्वीकार करते हैं, और ऋण के रूप में जमाकर्ता को रुपया देते हैं। और आधुनिक युग में तो विकास के साथ साथ बैंकों के कार्यों में भी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। अब केवल बैंक और जमाए स्वीकार करना और ऋण देने का कार्य नहीं करते, बल्कि जो बैंकों की क्रियाओं का क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज हम बैंकों की यदि परिभाषा की बात करें तो विभिन्न आधारों पर इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहला है इसमें शब्दकोशों में दी गई परिभाषाएं, डेफिनेशंस गिवन इन डिक्शनरी। इसमें व्यवस्थित शब्दकोश सबसे इंपॉर्टेंट है, और व्यवस्थित शब्दकोश में जो बैंक की परिभाषा दी गई है वो है बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। यह एक प्रतिष्ठान है जहां धन का जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होता है, तथा जहां ऋण देने एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच ट्रेड्स इन मनी, एस्टेब्लिशमेंट फॉर द डिपॉजिट, custody and issue of money, and also for making loans and discounts and facilitating the transmission of remittances from one place to another। इसी के साथ हम देखें कि विभिन्न राष्ट्रों के जो विद्वान हैं उन्होंने भी अपनी डेफिनेशंस दी हैं, जिसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम के अनुसार 1949 इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनी वह है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे। उन्होंने क्या कहा कि बैंकिंग कंपनी वह है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे, और बैंकिंग व्यवसाय से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से मुद्रा के निक्षेपों को स्वीकार करना है, जो मांगने पर अथवा किसी अन्य प्रकार से लौटाया जा सके, तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा किसी अन्य प्रकार से निकाला जा सके। तो इस प्रकार से यदि हम इन दोनों डेफिनेशंस को ही हम अध्ययन करें तो हम निष्कर्ष के रूप में क्या पाते हैं कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपनी ग्राहकों के लिए मुद्रा एवं साख का लेन देन करती है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें आधुनिक बैंकों के कार्य, फंक्शंस ऑफ मॉडर्न बैंक्स, कि वर्तमान समय में हमारे यहाँ जितनी भी बैंक्स हैं वो कौन कौन से कार्य करते हैं। उनके कार्यों को हमने 5 भागों में बांटा है। ए भाग में प्राथमिक कार्य है, बी भाग में एजेंट संबंधी कार्य है, और सी भाग में सामान्य उपयोगी कार्य है, डी भाग में विदेशी व्यापार की वित्तीय एवं प्रबंध की व्यवस्था, और ई में साख निर्माण का कार्य है। इसमें से सबसे पहला है प्राथमिक कार्य, और प्राथमिक कार्यों में मेन आता है इसमें जमाई स्वीकार करना। ये आप हम सबको मालूम है कि जो बैंक का जो मुख्य कार्य है वो धन जमा करना और उधार देना है, और बैंकों को उधार देने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और ये व्यक्तियों एवं संस्थाओं की अतिरिक्त जो धनराशि है जमा करते हैं और बदले में उन्हें ब्याज देते हैं। और बैंकों द्वारा जो जमाएं हैं वो विभिन्न प्रकार के खाते खोल के स्वीकार की जाती है, जिसमें पहला है स्थायी जमा खाता। ये खाता जो है वो खाता होता है जिसमें धन एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है और अवधि समाप्त होने पर बैंक धन को लौटा देता है। इसमें खास बात यह है कि सावधि जमा खातों की जो ब्याज दर है वो पूर्व निर्धारित होती है। दूसरा खाता है चालू खाता। ये खाता मुख्य रूप से जो बिजनेसमैन है उनके लिए उपयोगी होता है, और इस खाते में जो ग्राहक है वो कितनी बार भी धन जमा और निकाल सकता है। तीसरा खाता है इसमें बचत खाता। ये बचत खाता जो अल्प और मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए उपयोगी होता है, और इस खाते में छोटी छोटी बचतों को जमा करके देश के में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित किया जाता है। चौथा है इसमें गृह बचत खाता। गृह बचत खाता ये बहुत कम जो बचत करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए उपयोगी होता है, और इसमें ग्राहकों को एक गुल्लक दे दी जाती है, और ग्राहक उस गुल्लक को अपने घर ले जाता है, और जब उसकी गुल्लक भर जाती है तो वह उस बैंक में ले जाकर जो धनराशि है वो जमा करा देता है। और नेक्स्ट है इसमें अनिश्चितकालीन जमा खाता। भारत में इस प्रकार के जमा खाते का कोई प्रचलन नहीं है। और लास्ट इसमें अन्य जमा योजनाएं, जिसमें हम शामिल करते हैं, इसमें आवर्ती जमा खाते को शामिल करते हैं, हम इसमें प्रतिदिन बचत जमा योजना को शामिल करते हैं, और हम इसमें साथ ही निवृत्ति या रिटायरमेंट स्कीम्स को भी शामिल करते हैं। अब इसमें दूसरा बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है वो है ऋण एवं उधार देना, एडवांसिंग और लोन्स। जो व्यापारिक बैंकों का जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो है ग्राहकों को धन उधार देना। और जो व्यापारिक बैंक हैं मुख्य रूप से निम्न तरीके से धन उधार देते हैं, जिसमें फर्स्ट है नकद साख, कैश क्रेडिट। इस योजना के अंतर्गत बैंक किसी व्यक्ति या संस्था को शेयर्स, डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज, चल और अचल संपत्ति आदि की जमानत पर एक निश्चित मात्रा तक ऋण लेने का अधिकार देते हैं। दूसरा इसमें ऋण एवं अग्रिम। इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक को पर्याप्त जमानत लेकर ही ऋण देते हैं, और यह ऋण राशि ग्राहक के खाते में जमा कर दी जाती है। यहाँ पर जो बैंक है ऋण की संपूर्ण राशि पर ब्याज वसूल करता है, और ग्राहक आवश्यकता के अनुसार इस राशि को कभी भी निकाल सकता है। तीसरा है इसमें अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट। यह सुविधा केवल चालू खाते पर ही दी जाती है। जब बैंक अपने चालू खाता रखने वाले ग्राहकों को उनके द्वारा जमा कराई गई राशि से अधिक राशि निकालने की छूट दे देता है तो उसे हम अधिविकर्ष कहते हैं। एंड लास्ट इसमें ऋण देने का जो तरीका है वो है विनिमय विपत्रों की कटौती। कई बार विक्रेता को तत्काल धन की आवश्यकता होती है, तब वह बैंक से ऋण लेने की इस विधि के द्वारा ले सकता है। इस विधि के अंतर्गत बैंक सावधि विनिमय विपत्र जो है उनका बिल की अवधि से पूर्व ही भुगतान करके ग्राहक को ऋण प्रदान करते हैं, और इसके लिए वह स्वीकृत बिल बैंक को प्रस्तुत कर ऋण की मांग कर सकता है। तो इस प्रकार से ये तरीके थे ऋण देने के, जिसके द्वारा बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देता है। दूसरा जो आधुनिक बैंकों का इम्पोर्टेंट कार्य है वो है अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य, जिसे हम एजेंसी फंक्शंस या रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस के नाम से भी पुकारते हैं।
इसमें सबसे पहला है इसके अंतर्गत चेक, विनिमय बिल व अन्य साख पत्रों के भुगतान का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड अदर लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जितने भी जमा कराए गए चेक्स हैं, विनिमय बिल हैं, हुंडियां हैं या अन्य साख पत्र उनका भुगतान प्राप्त करते हैं और उनका भुगतान प्राप्त करके वो ग्राहक के खाते में वो धनराशि को जमा कर देते हैं। दूसरा इसका कार्य है चेक, विनिमय बिल व अन्य साख पत्रों का भुगतान करना। बैंक अपने ग्राहक के एजेंट के रूप में ग्राहक के द्वारा जो लिखे गए साख पत्र हैं उनका भुगतान करते हैं और वह राशि ग्राहक के खाते में डेबिट लिख देते हैं। तीसरा जो बैंक का कार्य है वो है ग्राहक के लिए भुगतान प्राप्त करना, कलेक्ट पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। अनेकों बार जो बैंक हैं वो अपने ग्राहक के लिए रेंट, इंटरेस्ट, लोन की किस्त, पेंशन, डिविडेंड आदि की वसूली का कार्य भी करते हैं और यह रकम वो ग्राहक के खाते में डिपॉजिट कर देते हैं। इसके साथ ही जो दूसरा फोर्थ कार्य है वो है ग्राहक की ओर से भुगतान करना, मेड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। जिस प्रकार बैंक ग्राहक के लिए भुगतान प्राप्त करते हैं उसी प्रकार बैंक ग्राहक की ओर से रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, लोन की किस्तें, इंश्योरेंस प्रीमियम, कमीशन आदि का भुगतान भी करते हैं। नेक्स्ट जो उसका फंक्शन है वो है धन का हस्तांतरण, रेमिटेंस फैसिलिटीज। बैंक अपने ग्राहक के आदेशानुसार उसकी सुविधा के लिए धन को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम भी करते हैं। छठा इसका जो फंक्शन है वो है इसके अंतर्गत अंशों व प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। इसी प्रकार से बैंक अपने ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में उसके लिए अंशों का और अन्य प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का कार्य भी करते हैं और इसके लिए वो बैंक अपना कमीशन भी ले लेते हैं। सातवां जो फंक्शन है वो है इसमें प्रबंधक, प्रन्यासी एवं निष्पादक के रूप में कार्य, फंक्शंस एज ए मैनेजर, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। अनेकों बार बैंक अपने ग्राहक के आदेश पर उसकी संपत्ति के विभाजन, व्यवस्था या प्रबंध आदि का दायित्व भी करते हैं। यहाँ तक कि जो बैंक हैं वो अपने ग्राहक की वसीयत को भी एग्जीक्यूट कराने का कार्य करते हैं। एट्थ जो उसका फंक्शन है वो है अभिगोपन का कार्य या अंडरराइटिंग फंक्शंस। जितनी भी बड़े बड़े औद्योगिक घराने या औद्योगिक कंपनियां हैं उनके अंश और डिबेंचर्स के अभिगोपन का कार्य भी बैंक करते हैं और इस अभिगोपन कार्य के लिए बैंक उनसे कुछ कमीशन वसूल करते हैं। और जो लास्ट जो फंक्शन है वो है अन्य प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य है, अदर एजेंसी फंक्शंस। अनेकों बार बैंक अपने ग्राहक के आदेशानुसार उनके पासपोर्ट बनाने का कार्य है, उनके विदेशी विनिमय के संबंध में जो कॉरेस्पॉन्डेंट है उसका कार्य है। ऐसे बहुत सारे कार्य भी जो बैंक्स हैं वो अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। तो ये थे सभी अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य जो कि हमने पढ़े। नेक्स्ट इसमें सामान्य उपयोगी कार्य या जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। जो बैंक्स हैं वो अपने ग्राहकों के लिए कुछ अन्य कार्य भी करते हैं, जिसमें फर्स्ट है धन व संपत्तियों की सुरक्षा, सेफ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल्स। इसके लिए बैंक अपने ग्राहकों को एक लॉकर्स की सुविधा प्रदान करते हैं जिसमें ग्राहक अपने बहुमूल्य वस्तुएं जैसे आभूषण, सोने, शेयर्स, डिबेंचर्स, जो रिसीट्स हैं और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो जमा कर सकते हैं और इसके लिए जो बैंक है वो ईयरली शुल्क वसूल करते हैं। सेकंड फंक्शन है इसमें यात्री चेक एवं साख पत्रों की व्यवस्था, इशुइंग ट्रेवलर चेक एटसेट्रा। बैंक अपने ग्राहकों के लिए यात्री चेक व अन्य साख पत्र भी जारी करते हैं। नेक्स्ट है इसमें आर्थिक स्थिति की सूचना देना, गिविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कस्टमर्स इकोनॉमिक हेल्थ। बैंक अपने ग्राहकों को
विभिन्न देशी और विदेशी व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की सूचना भी देते हैं, क्योंकि बैंकों के द्वारा जो प्रदान की गई सूचनाएं हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक होती हैं, विश्वसनीय होती हैं। फोर्थ है इसमें वित्तीय सलाहकार या फाइनेंशियल एडवाइजर। कई बार बैंक आवश्यकता होने पर ग्राहकों के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एडवाइजरी का भी काम करते हैं और इससे ग्राहकों को सही निर्णय लेने में सुविधा होती है। नेक्स्ट इसमें सूचनाएं प्रकाशित करना, पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स। जितने भी बड़े बड़े हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो देश की इकोनॉमिक और ट्रेड की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी सूचनाएं कलेक्ट करते हैं और उन्हें प्रकाशित करने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है विनिमय पत्रों को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसी प्रकार से बैंक अपने ग्राहक की ओर से उस पर लिखे गए जितने भी विनिमय पत्र हैं उनको स्वीकार कर निश्चित तिथि पर भुगतान करने का दायित्व भी स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट इसमें ऋणों की जमानत या गारंटर ऑफ लोन्स। जितने भी बड़े बड़े जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो औद्योगिक और व्यापारिक इकाइयों द्वारा लिए जाने वाले नेशनल और इंटरनेशनल जो लोन्स हैं उनके गारंटी देने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट इसमें व्यक्तिगत साख या प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल क्रेडिट। इसी प्रकार से वर्तमान समय में जो बैंक्स हैं अपने ग्राहकों को कार, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स आदि जितने भी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनको खरीदने के लिए भी लोन देते हैं। नेक्स्ट इसमें सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ पब्लिक डेट्स। इस प्रकार से जो हमारे देश के कमर्शियल बैंक्स हैं वो जो हमारा देश का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके प्रतिनिधि के रूप में सरकार के द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों की बिक्री का कार्य भी करते हैं। एंड नेक्स्ट 10th पॉइंट, अंश बाजार के कार्य, फंक्शंस रिलेटेड टू शेयर मार्केट। इस प्रकार से जो बैंक हैं वो अपने कस्टमर्स की ओर से जारी किए गए अंशों के हिसाब किताब का निपटारा करने का काम भी करते हैं और बैंक डीमैट अकाउंट खोलने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। और जो लास्ट का फंक्शन है वो है विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कुछ व्यापारिक बैंक विदेशी विनिमय के लेन देन का कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आधुनिक बैंकों के 3 कार्य यहाँ पर पढ़े हैं, प्राथमिक कार्य, अभिकर्ता संबंधी कार्य और सामान्य उपयोगी कार्य। अब हम बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विदेशी व्यापार की वित्तीय एवं प्रबंधन की व्यवस्था और साख निर्माण का कार्य। यह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।